हेलो गाइस, वेलकम टू डेवऑप्स ज्ञान। हम कंटिन्यू कर रहे हैं हमारा डेवऑप्स कोर्स और लास्ट सेशन में हमने पढ़ा था कि हमें डेवऑप्स एज अ करियर चूज़ करना चाहिए कि हम कितनी सैलरी एक्सपेक्ट कर सकते हैं एज अ डेवऑप्स इंजीनियर, एज अ फ्रेशी, और इसकी आगे क्या मार्केट होगा डेवऑप्स का, वो सब हमने लास्ट वीडियो में डिसाइड किया था। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो पक्का उसको देख लेना ताकि आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएं रिगार्डिंग डेवऑप्स इंजीनियर। सो आज हम पढ़ने वाले हैं क्या होता है डेवऑप्स, व्हाट इज़ डेवऑप्स। क्या डेवऑप्स कोई टेक्नोलॉजी है या कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, क्या है डेवऑप्स एक्चुअल में, और क्या होता है सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, किस तरह, ये सब हम मेनली इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो गाइस स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। गाइस आज का सेशन थियोरेटिकल सेशन होगा और इसमें हम मेनली व्हाट इज़ डेवऑप्स के बारे में पता करेंगे। डेवऑप्स को समझने के लिए हम मेनली इन 5 पॉइंट्स को समझेंगे ताकि हम अच्छी तरह समझ सकें कि डेवऑप्स क्या होता है। तो सबसे पहले फर्स्ट वी क्लियर योर मिथ्स, कि जैसे अभी मार्केट में बहुत सारे मिथ्स है अबाउट डेवऑप्स। जैसे आपने अभी सिर्फ डेवऑप्स का नाम ही सुना है कि डेवऑप्स ये है वो है, ऐसे आपने सिर्फ उसके बारे में थोड़ा बहुत पता किया है। अभी आपको एग्जैक्ट क्लियर नहीं है कि क्या है, तो पहले हम कुछ मिथ्स मतलब अपने दिमाग से वो मिथ्स को हटाएंगे ताकि आप अच्छी तरह समझ सको कि क्या होता है डेवऑप्स। उसके बाद हम सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट को की प्रोसेसेस को समझेंगे कि क्या क्या प्रोसेस होती है किसी भी सॉफ्टवेयर को डेवलप और डिलीवर करने के लिए। एक बार हम ये समझ गए कि सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में क्या क्या प्रोसेसेस होती है, उसके बाद आप डेवऑप्स को और अच्छी तरह समझ सकते हैं। उसके बाद हम डेफिनेशन ऑफ डेवऑप्स को रिसर्च करेंगे इंटरनेट के ऊपर। इंटरनेट पे अलग अलग वेबसाइट्स है, हम देखेंगे कि क्या होती है एग्जैक्ट में इसकी डेफिनेशन, और उसके बेस पे हम समझेंगे डेवऑप्स को। उसके बाद कंपनीज़ में कौन कौन सी टीम होती है, जैसे मेनली अगर हम देखते हैं तो डेवऑप्स में बताया जाता है कि एक डेवलपर टीम होती है, एक ऑपरेशन टीम होती है। उन दोनों का कन्फ्लिक्ट को हटाने के लिए हमने ये किया, लेकिन उनके अलावा भी क्या क्या टीम्स होती है, किस तरह वो काम करते हैं, वो भी एक बार हम एक बड़ी स्केल की कंपनी का एग्जांपल लेके समझेंगे। और उसके बाद में हम डेवऑप्स को डिटेल में समझेंगे पेंट के ऊपर जैसे पूरा डायग्राम के थ्रू मैं कोशिश करूँगा आपको समझाने की उसको। तो चलो चलते हैं फर्स्ट पॉइंट की तरफ, फर्स्ट क्लियर योर मिथ्स। सो हम इसमें मेनली ये समझेंगे कि डेवऑप्स क्या है क्या नहीं। तो सबसे पहले डेवऑप्स, जैसे जावा हम सीख जाते हैं तो फिर अब किसी भी जॉब पे अप्लाई करते हैं तो वहाँ पे एज अ जावा डेवलपर आपने अप्लाई किया, तो जावा डेवलपर मतलब हम सोचते हैं कि जैसे डेवऑप्स इंजीनियर है तो डेवऑप्स कुछ एक तरह से प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, उसको हम सीख रहे हैं, तो ऐसा कुछ नहीं है। जावा सी प्लस ये कुछ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जिनको लर्न करके आप जावा डेवलपर, पाइथन डेवलपर ऐसे बन सकते हैं। आफ्टर दैट क्या ये एक टूल है? डेवऑप्स इज ऑल्सो नॉट अ टूल। टूल मतलब जैसे आप अपने पास कोई एडिटर टूल होता है या फिर इंटीग्रेशन के लिए टूल्स होते हैं, कोड मैनेजमेंट के लिए टूल्स होते हैं, ऐसे कई सारे टूल्स होते हैं। तो क्या डेवऑप्स एक पर्टिकुलर टूल है जिसको हम समझ के उसको अच्छी तरह सीख लेते हैं? और जैसे कैड होता है तो कैड को आप अच्छी तरह कैड टूल को आप अच्छी तरह पढ़ लो तो आप उसकी जॉब आराम से गेन कर सकते हो। तो सेम ऐसे डेवऑप्स कोई टूल नहीं है। एंड थर्ड, डेवऑप्स सिर्फ ऑटोमेशन भी नहीं है। जैसे आप कोई भी आपको मिलता है बोलता है डेवऑप्स सीख लो, अच्छा ऑटोमेशन कर रहे हो? नहीं, ऑटोमेशन कर रहे हैं लेकिन सिर्फ ऑटोमेशन डेवऑप्स नहीं है। डेवऑप्स का मतलब सिर्फ ऑटोमेशन नहीं है, डेवऑप्स ऑटोमेशन से कुछ ज़्यादा है। हम उसमें और भी कई चीज़ें सीख सकते हैं, ओनली ऑटोमेशन ही नहीं। उसको वो एक बड़ा डोमेन हो गया, ऑटोमेशन इसका एक छोटा पार्ट हो गया, ऐसे मान लो। आफ्टर दैट डेवऑप्स इज नॉट जस्ट अ पाइपलाइन। मेनली हम डेवऑप्स में पाइपलाइन से डील करते हैं, अलग अलग तरह की पाइपलाइंस, अलग अलग टेक्नोलॉजी को हम इंटीग्रेट करके पाइपलाइंस बना लेते हैं। पाइपलाइन मतलब एक सीक्वेंस ऑफ प्रोसेसेस होते हैं, उनको हम करते हैं। तो पाइपलाइन भी नहीं है वो। जिसको पाइपलाइन के बारे में एग्जैक्ट नहीं पता, हम अपकमिंग वीडियोस में पाइपलाइंस को बहुत डिटेल में पढ़ेंगे। तो अभी आप इतना वो मतलब जिसको पता है वो समझ रहा है कि पाइपलाइन नहीं है ये। पाइपलाइंस मतलब ऑटोमेशन पाइपलाइंस नहीं है, और पाइपलाइन से भी ज़्यादा है। क्या ज़्यादा है वो अभी हम आगे जैसे जैसे हम एग्जांपल्स के थ्रू समझेंगे तब आपको एग्जैक्टली समझ में आएगा। तो मेनली दिमाग से क्या हटाना है कि ये ना एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, ना कोई टूल है, ना सिर्फ ऑटोमेशन तो बिल्कुल नहीं है, और पाइपलाइन भी नहीं है। उससे कोई ज़्यादा चीज़ है क्या है?
तो डेवॉप्स है क्या? तो डेवॉप्स इज अ प्रोसेस माइंडसेट, अ वे टू डेवलप अ सॉफ्टवेयर विथ हाई एफिशिएंसी एंड रैपिडिटी। मेनली ये कोई फिक्स डेफिनेशन नहीं है, लेकिन मैंने इसको थोड़ा सा ऐसे लिख के समझाने की कोशिश की। मेनली डेवॉप्स क्या, कि डेवॉप्स एक माइंडसेट है, एक सोच या तरीका है जिससे हम किसी भी सॉफ्टवेयर को अच्छी, जल्दी और ज़्यादा एफिशिएंसी के साथ डिलीवर कर सकते हैं। जैसे पहले सॉफ्टवेयर डेवलप करते थे तो उसकी कई प्रोसेस होती है, उसको करने में हमको महीनों लग जाते थे किसी एक प्रोडक्ट को डिलीवर करने में। कई बार तो ऐसा होता था कि मार्केट में उसकी नीड ख़त्म हो गई, उसके बाद में वो प्रोडक्ट बन रहा है, तो मनी और एफर्ट्स दोनों का लॉस होता था। तो हमको कुछ ऐसा प्रोसेस चाहिए था जिससे हम जल्दी डिलीवर कर सकते हैं किसी भी सॉफ्टवेयर को। तो डेवऑप्स एक तरह से हमको जल्दी डिलीवर करने में हेल्प करता है, और साथ में हम डेवऑप्स से बहुत अच्छी तरह मेंटेन भी कर सकते हैं किसी एक लार्ज स्केल की एप्लीकेशन को। तो अभी थोड़ा सा अनक्लियर है, जैसे हम अभी थोड़ा सा वेट करो, अगले कुछ एग्जांपल्स में आपको समझ आ जाएगा एग्जैक्ट, क्योंकि अभी सिर्फ आप, मेरा मेन मोटा था कि यहाँ पे आपका मिथ सेट है, तो मिथ ये 4 पॉइंट इसको ध्यान रखना मेनली। सो हम आगे चलते हैं, पहले समझते हैं कि सॉफ्टवेयर डेवलपर की और क्या क्या प्रोसेस होते हैं। तो लेट्स मूव टू नेक्स्ट पॉइंट। सो गाइस, जैसे हमने जाना कि डेवऑप्स सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में हेल्प करता है, तो पहले हम जैसे सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में कौन कौन सी प्रोसेस आती है वो हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहले रिसर्च एंड एनालाइज। सो जैसे ही आपको कोई प्रोजेक्ट मिलता है तो सबसे पहले हम उस पर रिसर्च करते हैं कि कौन कौन सी लैंग्वेज, किस किस तरह से हम उसको सॉल्व कर सकते हैं। मान लो कोई भी प्रोजेक्ट मिला, कोई मशीन लर्निंग रिलेटेड प्रोजेक्ट मिला, तो सबसे पहले हम उसके डोमेन का रिसर्च करेंगे, मतलब उसके लिए डेटा कलेक्ट करेंगे, फिर उसको अरेंज करेंगे कि हमको कौन कौन सी फील्ड चाहिए, कौन सी नहीं चाहिए। तो ये सब हम कर रहे हैं, तो ये रिसर्च एंड एनालाइज कर रहे हैं। और एनालाइज में हम ये करते हैं कि इसका पूरा बजट क्या रहेगा, कितना पैसा हमको क्लाइंट से चाहिए, या कितना प्रॉफिट हमारा होगा, कितना, ये सब चीज़ हम रिसर्च एंड एनालाइज स्टेट में करते हैं या इस प्रोसेस में करते हैं। उसके बाद में जैसे ही ये फिक्स हो जाता है कि हाँ प्रोडक्ट का सब कुछ, उसके बाद में हम प्लानिंग करते हैं कि कौन सा पार्ट कौन सी टीम के पास जाएगा। जैसे आपके पास एक प्रोजेक्ट, जैसे मैंने अभी मशीन लर्निंग का एग्जांपल लिया था, तो मशीन लर्निंग में हो सकता है कि वो डेटाबेस में सेव हो रहा है, डेटाबेस भी उसमें यूज़ हो रहा है, इसमें कोई फ्रेमवर्क हो रहा है। जैसे अगर कोई मोबाइल एप्लीकेशन भी करनी है तो मोबाइल एप्लीकेशन का एक टीम को आपको कुछ प्रोजेक्ट्स देने पड़ेंगे, कुछ आपको डेटाबेस टीम को देने पड़ेंगे, और कुछ आपको जैसे जो डेवलपर कर रहा है पाइथन डेवलपर उसको देना पड़ेगा। तो जो जो भी हम कर रहे हैं तो पहले प्लान करते हैं कि कौन सी टीम के पास कौन सा प्रोजेक्ट जाएगा, तो कितना परसेंट हम इसको इस टीम से काम करेंगे, कितना। तो ये सब प्लानिंग होती है, तो ये होती है सेकेंड फेज में। और आफ्टर जैसे ही एक बार प्लान हो गया कि सब चीज़, उसके बाद में उसकी डिज़ाइन और डेवलपमेंट का फेज़ आता है। डिज़ाइन और डेवलपमेंट में पूरा कोड तैयार होता है उसका, डेवलपर ने सारा रिक्वायरमेंट समझी और आपके लिए इनपुट और आउटपुट के बेस पे एक कोड बना के दे दिया। और फिर वो कोड होता है बिल्ड। बिल्ड में चेक होता है कि कोई एरर तो नहीं आ रही, जो भी ट्रबल शूटिंग और डिबगिंग का पार्ट होता है ये सब हम बिल्ड स्टेज पे करते हैं। पूरा कोड एक बार तैयार होता है, तो ये हो गया फोर्थ स्टेज, बिल्ड। एक बार कोड तैयार हो गया, हमारा कोड वर्क कर रहा है, उसके बाद में हम उस एक्सेप्शंस को देखते हैं कि क्या को अलग अलग वैल्यूज़ पुट करते हैं। जैसे मान लो एक इनपुट बॉक्स बना दिया आपने नंबर्स का, तो कहीं ऐसा तो नहीं कि वो आपको स्ट्रिंग भी ले रहा है या नहीं ले रहा। तो ऐसे हम टेस्ट करते हैं अलग अलग तरीके से उस कोड के ऊपर कि कैसे भी वो फेल ना हो। तो टेस्टिंग स्टेज और एक क्वालिटी एनालिसिस भी होता है। तो उस दोनों फेज में हम मेनली कोड को अच्छी तरह देखते हैं और कोड की क्वालिटी को चेक करते हैं। तो ये दोनों काम ये फिफ्थ स्टेज में होगा, टेस्ट में। और एक बार जैसे कोड टेस्ट हो गया, सब कुछ हो गया, उसको हमने मेंटेन कर लिया, उसके बाद में हम कोड को डिप्लॉय करते हैं। डिप्लॉय एक बहुत बड़ा, मतलब ये फेज़ थोड़ी बड़ी है। इसमें हम पूरा सर्वर तैयार करते हैं, सर्वर के ऊपर हम कोड को डिप्लॉय करके और उसको जो भी अपने क्लाइंट है उन सबको पब्लिक करते हैं, उन सब के पास अपनी इन्फॉर्मेशन पहुंचाते हैं। तो डिप्लॉय एक मेनली बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप हो गया। सो आफ्टर दैट जैसे डिप्लॉय हो गया, सब कुछ हो गया, उसके बाद में हम हमारी ऐप कस्टमर के पास तो पहुंच गई। अब उसको मॉनिटर करना है। मॉनिटर हम इन सबको भी करते हैं, जैसे टेस्टिंग फेज, डिप्लॉय, इन सब का भी मॉनिटर होता है, लेकिन मेनली हम कस्टमर के रिव्यूज़ को या उससे कौन से नए फीचर आने चाहिए, कितना आपका रिसोर्सेज यूज़ हो रहा है, इन सबको मॉनिटर करते हैं, क्योंकि हमको उसको मेंटेनेंस पे भी ध्यान देना पड़ेगा। तो उसके लिए हम मॉनिटर्स करते हैं
तो वो 7th फेज़ हो गया। उसके लास्ट में ये वाली फेज़ ऐसे अलग हो गई। ये सभी जगह एप्लीकेबल होती है, जैसे सिक्योरिटी एंड मेंटेनेंस। तो सिक्योर कैसे हम अपने ऐप की सिक्योरिटी और मेंटेनेंस पे ध्यान देंगे, तो ये कुछ सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट की प्रोसेस है। रिसर्च, फिर प्लान करेंगे। सबसे पहले रिसर्च कर लिया, फिर प्लान किया, फिर डिज़ाइन किया कोड को, फिर बिल्ड किया, टेस्ट किया, डिप्लॉय किया, फिर मॉनिटर करके सारे फीडबैक लिए और अपने अपकमिंग फीचर्स, जो भी नए फीचर आपको डालना है उन पे फोकस करके वापस ही यही चीज़ करेंगे अपन। तो ये कुछ एक सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट की एक साइकिल हो गई या फिर एक प्रोसेसेस हो गए। तो एक बार आप ये समझ लिए तो अब आपको डेवऑप्स समझना थोड़ा ईजी हो जाएगा। तो पहले डेवऑप्स की को अच्छी तरह समझने से पहले हम एक बार डेफिनेशन को इसको समझते हैं। तो उसके लिए हम चलते हैं इंटरनेट पे, सर्च किया तो ये एंटर। जैसे ये फर्स्ट डेफिनेशन AWS की है, तो एक बार देख लेते हैं इसको। यहाँ पे है, DevOps इज द कॉम्बिनेशन ऑफ कल्चरल फिलोसॉफीज, practices and tools that increase an organization ability to deliver applications and services at high velocity। जैसे मैंने जो वो वाली डेफिनेशन था, सेम इसी तरह मान लो इन्होंने क्या बताया कि DevOps कुछ कल्चरल फिलोसफीज और प्रैक्टिसेस है, मतलब कॉम्बिनेशन है कल्चरल फिलोसफीज का, मतलब पुरानी जो भी हमने अभी प्रोसेस देखी थी 7-8 उनका, प्रैक्टिसेस और टूल्स, कुछ डेवऑप्स के कुछ टूल्स होते हैं, उन तीनों को हमने इस तरह कंबाइन किया है, इस तरह यूज किया है कि आपकी जो भी ऑर्गेनाइजेशन है उसकी एबिलिटी टू डिलीवर एप्लीकेशन, मतलब उसकी एप्लीकेशन डिलीवरी की जो भी एबिलिटी है वो थोड़ी इंक्रीज हो जाए और साथ ही साथ उसकी वेलोसिटी बढ़ जाए और उसकी एफिशिएंसी भी अच्छी हो, मतलब डिलीवरी की। ऐसे तो देखा जाए तो डेवऑप्स को हमने ऐसा माना है कि कुछ माइंडसेट है, कुछ तरीके हैं, कुछ टूल्स हैं, उन सबको ऐसा मिक्स करके ऐसा कुछ किया जिससे आपकी सॉफ्टवेयर की डिलीवरी फास्ट हो गई और साथ में उसकी डिलीवरी तो फास्ट हो गई, साथ में उसकी एफिशिएंसी भी बढ़ गई। तो कुछ ऐसे अपन अरेंज करें उनको, जैसे अभी थोड़ी देर में एग्जांपल्स में आप समझोगे। और देखते हैं जैसे माइक्रोसॉफ्ट एज्योर, तो इन्होंने बताया है a compound of development and operations. DevOps is the union of people, process and technology to continually provide value to customer. DevOps इन्होंने क्या बताया कि मेनली ये डेवलपमेंट और ऑपरेशन इन दोनों का कॉम्बिनेशन है या कंपाउंड है, और इसमें हम मेनली अलग अलग तरह के पर्सन, अलग अलग तरह के डेवलपर, पीपल मतलब यूनियन ऑफ पीपल मतलब अलग अलग तरह के डेवलपर, उनके कुछ माइंडसेट या उनके कुछ तरीकों और टेक्नोलॉजी, इन तीनों को ऐसे मिक्स करें कि आपके जो भी कस्टमर होंगे ना उसके सारी रिक्वायरमेंट वो फुलफिल हो जाए। तो समझने के लिए ऐसे मान लो कि जैसे आपको कोई ऐप को डिलीवर करना है तो आप अपने टीम को इस तरह मैनेज करो, इतना मोटिवेट या कैसे भी करके कुछ ऐसे प्रोसेस को अडॉप्ट करके और कुछ ऐसे टूल्स को यूज करके डिलीवर करो उसको कि आपकी डिलीवरी बहुत तेज़ हो जाए और ऐसी हो कि आपके कस्टमर को वो जो भी आपकी जो भी कस्टमर की रिक्वायरमेंट थी वो फुलफिल हो। कुछ ऐसी प्रैक्टिस हो। तो अभी आपको थोड़ा कंफ्यूजिंग लग रहा है नहीं, जैसे हम थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे तो आपको उसको क्लियर होगा थोड़ा सा। तो और भी डेफिनेशन है और आप यहाँ से जैसे रिसर्च कर सकते हो। मेनली वो यही बताएगा कि आप अपनी टीम को, पीपल को ऐसे मैनेज करो, या फिर एक ऐसी डेवऑप्स एक ऐसा तरीका है जिससे आप सॉफ्टवेयर को जल्दी डिलीवर कर सकते हो हाई एफिशिएंसी के साथ, जैसा मैंने वहाँ पे बताया था। और अभी एग्जांपल के थ्रू समझेंगे तो और ज़्यादा समय है। आपको जैसे और अच्छी तरह समझना तो आप खुद इन डेफिनेशन को देखो, क्योंकि आप जैसे जैसे पढ़ते जाओगे वो वेरिएशन आते रहेंगे। जैसे इसको मैं पढ़ता हूँ, डेवऑप्स इज द सेट ऑफ सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट प्रैक्टिस दैट कंबाइन सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट एंड इंफॉर्मेशन आईटी। तो पहले उन्होंने ऑपरेशन और डेव का इन्होंने भी सेम ऐसे कॉम्बिनेशन बताया। तो जैसे जैसे आप डेफिनेशन पढ़ोगे थोड़ा थोड़ा वेरिएशन आते जाएंगे तो और ज़्यादा कंफ्यूजिंग होगा। तो जैसे मैंने बताया था कि मेनली क्या होता है डेवऑप्स, कुछ माइंडसेट होता है या तरीके होते हैं जिससे हम अपने सॉफ्टवेयर को जल्दी डिलीवर कर सकें और बेटर एफिशिएंसी के साथ डिलीवर कर सकें, और ऐसे डिलीवर करें कि आपके कस्टमर की जो रिक्वायरमेंट है ना वो भी फुलफिल हो। ऐसे नहीं कि आप जल्दी डिलीवर तो कर रहे हो लेकिन आपके कस्टमर की रिक्वायरमेंट पूरी ना हो। मतलब थोड़ी हाई एफिशिएंसी के साथ अच्छी तरह कस्टमर्स की रिक्वायरमेंट को पूरा करते हुए प्रोडक्ट को डिलीवर करना, तो वो तरीके होते हैं। अब थोड़ा सा एग्जांपल से हम समझेंगे अभी नेक्स्ट स्टेप में।
सो चलो वापस चलते हैं अपने नेक्स्ट स्टेप पे। सो अब है अबाउट कंपनी टीम्स। तो अब थोड़ा सा कंपनीज की टीम्स के बारे में जानते हैं। सो कंपनीज को के बारे में जानने के लिए हम एक बार चलते हैं पेंट पे। मैं पेंट पे थोड़ी कोशिश करता हूँ आपको समझाने की। सो ये मान लो एक पेंट। सो लेट्स थिंक फर्स्ट टीम। ये बॉक्स है, ये एक टीम को शो कर रहा है और उस टीम का नाम है मैनेजमेंट टीम। सो आई एम राइटिंग मैनेजमेंट टीम। सो मैनेजमेंट टीम और साथ में मैं पैरेलल में प्रोसेसेस भी दिखा देता हूँ, ये वाली स्लाइड। सो फर्स्ट मान लो कि जैसे ये वाला फेज़ है रिसर्च एंड एनालिसिस। तो ये वाला काम आप मेनली डेवलपर और मैनेजमेंट दोनों मिलकर करती है, लेकिन मान लो मैनेजमेंट जो भी आपको प्रोजेक्ट मिलता है मैनेजमेंट टीम हैंडल करती है कि हाँ इतना बजट होगा, ये सब होगा, ये सब मैनेजमेंट टीम डिसाइड करेगी। एंड वो अपना मैनेजमेंट बजटिंग ये सब मैनेजमेंट ने एक बार डिसाइड कर लिया कि हाँ इतना है। तो पहली टीम मान लो मैनेजमेंट है, जिसके पास प्रोजेक्ट आते हैं वो डिसाइड करती है कि ये प्रोजेक्ट लेना है या नहीं लेना, या फिर कौन कौन सी कितना बजट रहेगा, ये सब मेंटेन करना। तो ये मैनेजमेंट का टीम है। उसके बाद में अब नेक्स्ट स्टेज मानते हैं, जैसे हमने इसमें जाके देखते हैं तो ये प्लान आ रहा है। तो प्लान कौन करता है, और प्लान डिज़ाइन, ये दोनों फेज मैं एक साथ लेता हूँ, प्लान एंड डिज़ाइन। सो प्लान एंड डिज़ाइन प्लान एंड डिज़ाइन ये वाली एक टीम मैनेज करती है, और वो टीम मेनली होती है डेवलपर टीम। डेवलपर टीम प्लान भी करती है और साथ में मैं डेवलपर टीम का थोड़ा सा बड़ा कर रहा हूँ क्योंकि एक ही काम नहीं बहुत सारे काम देखती है। तो सबसे पहले यहाँ पे लिख देता हूँ डेवलपर टीम। सो डेवलपर टीम में के सब पार्ट मान लो एक टीम होगी जो क्या करेगी, प्लान करेगी। सो मैं इसको एक सीक्वेंस में भी लगा देता हूँ कि सबसे पहले मैनेजमेंट टीम हुआ, फिर उसने डेवलपर टीम को दे दिया, एंड डेवलपर ने सबसे पहले प्लान एंड डिज़ाइन किया। डिज़ाइन करने के बाद में उन्होंने प्रोडक्ट को डेवलप भी किया, मतलब उसका कोड भी कोड लिखा। तो ये किया उन्होंने डेवलप। एक बार जैसे ही कोड डेवलप हो जाता है उसके बाद में ये जाता है कोड मैनेजमेंट टीम के पास, जिसको हम SCM टीम भी बोल सकते हैं। वो भी मेनली डेवलपर टीम ही करती है, लेकिन मान लो कि वो कुछ टूल्स के थ्रू होता है, तो मैंने इसको एक अलग टीम की तरह माना है। सो ये हो गया SCM टीम, सोर्स कोड मैनेजमेंट टीम। मेनली ये टूल्स होते हैं, तो ये हो गया अपना SCM। और यहाँ पे क्या होता है, हमारा कोड मैनेजमेंट होता है। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं कोड मैनेजमेंट। जैसे अलग अलग रेपोजिटरी में पाइथन कोड, जेनकिंस का कोड, क्यूबरनेटिस के यामल कोड, जो भी हो वो सब हम अलग अलग रेपोजिटरी में कंपनी में रिक्वायरमेंट या फिर अलग अलग इन्वायरमेंट के हिसाब से मैनेज करते हैं। तो वो सब SCM के थ्रू करते हैं। और SCM एक बार कोड मैनेज हो गया तो ये अपना थर्ड हो गया मैनेजमेंट। सो यहाँ पे डिज़ाइन हो गया और डेवलप हो गया। उसके बाद में कोड बिल्ड टेस्ट और वो तीनों भी डेवलपर टीम ही करती है, लेकिन हम उसको मानते हैं टेस्ट एंड QA टीम। सो उसके बाद में मान लो कि एक टेस्ट और QA टीम होती है। ये सारी फील्ड डेवलप में ही आती है, लेकिन वहाँ पे आपको कन्फ्यूज़न रहता है कि कौन सी है कौन सी नहीं। तो आप इसको मान लो QA टीम, टेस्ट एंड QA टीम उनके पास जाता है। एक सीक्वेंस मान लो, क्योंकि टीम हम ऐसे एकदम डिवाइड नहीं कर सकते, क्योंकि वहाँ पे आप जाओगे तो बोलोगे हम टेस्ट टीम के, हम QA टीम के, हम डेवलपर टीम के। सो ऐसा कुछ फिक्स नहीं है, ये सारी टीम्स रहती है वहाँ पे, लेकिन ये जैसे ये पूरी प्रोसेस हम डेवलपर टीम में ही मानते हैं। सो अभी मैनेजमेंट में आपको कोड मिला, मतलब प्रोजेक्ट मिला, प्रोजेक्ट का प्लान हुआ, डेवलप हुआ, उसका कोड मैनेजमेंट हुआ, उसके बाद में टेस्टिंग हुई उसकी, और उसकी क्वालिटी का एनालिसिस हुआ। एक बार जैसे ही क्वालिटी ये सब चेक हो जाती है उसके बाद में वो जाती है
मतलब कोड अब तैयार हो चुका है, टेस्ट भी हो चुका है। तो उसके बाद में ये जाएगा स्टेजिंग के लिए। तो यहाँ पे मान लेते हैं हम स्टेज करना मतलब मैंने बताया था थोड़ी देर पहले भी, स्टेजिंग का मतलब होता है आप उसको, स्टेजिंग का मतलब होता है हम उसको डिप्लॉय कर रहे हैं, स्टेज एंड डिप्लॉय। मतलब किसी सर्वर के ऊपर हम अपने कोड को इम्प्लीमेंट करा रहे हैं ताकि पब्लिक उसको यूज कर सके। तो वो स्टेजिंग और डिप्लॉय में मान लो वो एक टीम हो गई। वो तो ये यहाँ से ये काम टेस्ट क्वालिटी एनालिसिस के बाद यहाँ तक का पूरा इस वाले फेज को मैं थोड़ा सा एक बॉक्स में पैक कर देता हूँ। सो ये यहाँ से ये डेवलपमेंट से लेके यहाँ तक, इसको थोड़ा सा और बढ़ा देता हूँ। सो ये वाला मान, तो ये वाली हो गया। ये सारा टीम एक तरह से डेव टीम, ये पूरा काम होता है डेव के अंदर। जो वो बताए थे ना डेव और ऑपरेशन, उन दोनों का कॉम्बिनेशन। तो यहाँ तक का काम मान लो डेव टीम करती है। उसकी सब टीम हो गई डेवलपर, जो जैसे डेवलपर टीम भी बहुत बड़ी होती है, जो डेटाबेस डेवलपर हो गए, कुछ पाइथन डेवलपर, जावा डेवलपर, जो भी कोड डेवलपर हो गए। तो अलग अलग तरह के डेवलपर्स होते हैं डेवलपर टीम में। ऐसे एससीएम में मेनली जैसे मेनली हम कोड को मैनेज करते हैं, तो उस ये तो एक सिंगल टीम ही हो गई। मेनली ये डेवलपर एक पर्सन हो गया, वो एससीएम भी मैनेज करता है और ये भी मैनेज करता है। मतलब वो कोड लिख रहा है तो साथ में वो एससीएम भी करता है, या मतलब कोड को मैनेज भी करता है किसी टूल के थ्रू। तो वो एससीएम एक टीम नहीं हुई, वो एक फेज हो गया मान लो डेवलपर का। उसके बाद में टेस्ट एंड क्वालिटी, ये अलग टीम होती है, सेपरेट टीम होती है जो कोड को टेस्ट और करती है। उसके बाद में आता है स्टेज का, ये यहाँ से काम होता है ऑपरेशन टीम का। जो स्टेज का मतलब आपका पाइथन कोड मिल गया, तो वो अब आप उसको डिप्लॉय करना है। तो सबसे पहले मैं नीचे कोशिश करता हूँ इसको समझाने की। तो मान लो आपको कोड मिल गया, अब सबसे पहले हमको कोड को डिप्लॉय करने के लिए ये एक सिस्टम है, उसके ऊपर ये मान लो एक इंस्टेंस है, ये एक सिस्टम है जिसके ऊपर आपको जिसको आपको पब्लिक करना है, एक सर्वर है। तो सर्वर के लिए सबसे पहले आपने एक इंस्टेंस लिया किसी भी क्लाउड से। इंस्टेंस मतलब एक मशीन ली जिसके या एक कंप्यूटर रेंट लिया किसी भी क्लाउड सर्विस से। सो ये आ गया आपका इंस्टेंस। उस इंस्टेंस के ऊपर आपने कोई भी ओएस डाला, जैसे आपको रेडिट यूज करना है तो ये रेडिट का एक ओएस डाला। उस ओएस के बाद में आपने उसकी रिक्वायरमेंट डाली, जैसे पाइथन का आपको वेब सर्वर लॉन्च करना है, तो वेब सर्वर के लिए आपको कुछ रिक्वायरमेंट सॉफ्टवेयर्स की रिक्वायरमेंट होगी, तो वो सॉफ्टवेयर्स डालें। जैसे मान लो ये मैं लिख देता हूँ, ये ओएस था, ये वेब ऐप सॉफ्टवेयर इंस्टॉल, तो ये वाली उसकी डिपेंडेंसी सॉफ्टवेयर हो गया। अब उस सॉफ्टवेयर की भी कुछ डिपेंडेंसीज हो सकती है, सो वो भी हम उसके ऊपर इंस्टॉल करते हैं। तो उसको मान लो कि मैंने वापस से उसके ऊपर हमने सॉफ्टवेयर की कुछ डिपेंडेंसीज थी उसको किया। एंड डिपेंडेंसीज होने के बाद में अब मान लो कि ये वेब सर्वर तैयार है। अब उसके ऊपर हमने अपना कोड, ये अपना कोड मान लो, तो ये कोड हमने उसके ऊपर डाल दिया, ये कोड। अब ये कोड अपना मान लो वेब पेज है, कोड या फिर वेब पेज है जो अपने लिए जो पब्लिक को विजिबल होगा, तो ये वेब पेज मान लो। तो ये कोड और वेब पेज है जो इसके ऊपर है, और उसको हमने पब्लिक करते हैं, ये इसको हम पब्लिक करते हैं। तो ये मान लो इंटरनेट है। और थोड़ा सा इसको भी कर देते हैं इंस्टेंस। मैं एक बार शॉर्ट में वापस समझाता हूँ कि ये एक इंस्टेंस, सबसे पहले हमने AWS से कोई एक इंस्टेंस लिया, मतलब कोई मशीन उधार ली कुछ समय के लिए, या कुछ सर्वर लिया। उसके बाद में हम कुछ उस मशीन को सर्वर बनाने के लिए उसमें OS डाला, उसके बाद में उसमें वेब ऐप डाला, वेब ऐप डालने और उसकी सर्विस स्टार्ट की, मतलब कुछ भी जो डिपेंडेंसी हो रही वो की, और कोड डाला।
फिर उस कोड को पब्लिक किया ताकि इंटरनेट यूज कर सके। जैसे वो वेब पेज था, कोई भी मान लो ये एक कोई भी वेबसाइट का वेब पेज है, तो उसको हम कोई भी एक्सेस करेगा तो एक सर्वर पे होगा। तो ये पूरा सर्वर बनाने का काम ये सब होता है, ये डिप्लॉय स्टेजिंग टीम का, ये सब काम करने का। और उसके बाद में ये स्टेजिंग टीम मतलब स्टेज भी अलग अलग होती है। एक डेव स्टेज होता है, प्रोडक्शन स्टेज होता है। इसके बाद में आप मान लो कि एक प्रोडक्शन और सिक्योरिटी के लिए एक अलग ही टीम होती है, तो जो टोटली प्रोडक्शन को ही मैनेज करती है। कि प्रोडक्शन जो मतलब क्योंकि अपना प्रोडक्शन होता है वही मेनली पब्लिक को विजिबल होता है, तो प्रोडक्शन में कुछ भी गलती नहीं होनी चाहिए। इसके लिए हम प्रोडक्शन और उसकी सिक्योरिटी उसकी एक टीम मान लेते हैं। तो प्रोडक्शन और सिक्योरिटी उसकी एक टीम होगी जो मेनली किस पे ध्यान देगी कि आपका प्रोडक्शन इन्वायरमेंट या जो भी है प्रोडक्शन इन्वायरमेंट वो डाउन नहीं होना चाहिए। आपकी मेन वेबसाइट कभी भी डाउन नहीं होनी चाहिए ज़्यादा समय के लिए। उसको मेंटेनेंस का काम होता है इस प्रोडक्ट इसके बाद इसका प्रोडक्शन एंड सिक्योरिटी वाली टीम का। तो मेनली अगर हम वापस इस प्रोसेस में जाते हैं तो डिज़ाइन हो गया, बिल्ड, टेस्ट, डिप्लॉय तक पहुंच गया। अब मॉनिटर सिक्योरिटी भी मैंने एक बार ले लिया। मेंटेनेंस एक कंटिन्यूस प्रोसेस है, तो इसको हम ऐसे एक एज अ टीम कंसिडर नहीं कर सकते, लेकिन हाँ मॉनिटर के लिए एक टीम होती है, तो उसको मान लेते हैं मॉनिटरिंग टीम। अब मेनली आप देखोगे डेवऑप्स इंजीनियर ये सब चीज़ मैनेज करता है, मॉनिटरिंग सब काम करता है, तो उसको एक सेपरेट काम नहीं बोल सकते। ये किसी भी टीम में फिट हो सकता है क्योंकि उसको इन सब के बारे में पता होता है। थोड़े दिनों में आप भी इसको अच्छी तरह समझ जाओगे। तो ये मॉनिटरिंग हो गया, इसको मैंने अरेंज कर देता हूँ। सो ये मॉनिटरिंग टीम हो गई। और मॉनिटर होने मतलब अब एक तरह से स्टार्टिंग से वापस देखते हैं। प्रोजेक्ट मिला, प्लान हुआ, डेवलप हुआ, कोड उसका कोड बना और कोड को मैनेज किया, तो उसका टेस्ट हुआ, फिर उसकी क्वालिटी का एनालिसिस हुआ, उसके बाद में उसको स्टेज किया मतलब उसको सर्वर पे डाला। उसके बाद में मतलब सर्वर पे यहाँ पे स्टेजिंग वाला काम हुआ, यहाँ पे सिर्फ टेस्ट के लिए चेक हुआ था। उसके बाद एक बार हमको विश्वास हो गया कि हाँ अब अपना ये सर्वर एकदम मतलब इस पर कुछ ज़्यादा ट्रैफिक भी आ गया तभी भी ये डाउन नहीं होगा, ऐसा सब कुछ टेस्ट कर लिया इसका स्टेजिंग का। उसके बाद में हम उसको प्रोडक्शन पे डालते हैं, तो वो प्रोडक्शन में हम पूरी सिक्योरिटी और सिक्योरिटी पे पूरा ध्यान रखते हैं, तो वो प्रोडक्शन एंड सिक्योरिटी टीम हो गई। और प्रोडक्शन सिक्योरिटी टीम के बाद में वो मॉनिटरिंग के लिए जाता है। मॉनिटरिंग मतलब उसकी कितने रिसोर्स यूज़ हो रहे हैं उसके हिसाब से हम कुछ डिसीजन लेते हैं कि हमको एग्जैक्ट में मतलब यहाँ पे हुआ था तो ये एक तरह से किताब मतलब अपने पेपर्स में था कि हाँ इतना खर्चा आएगा, लेकिन मॉनिटरिंग टूल अपन को एग्जैक्ट बता देता है कि हाँ अपना अभी इतना खर्चा आ रहा है। तो मॉनिटरिंग आपको थोड़ा एग्जैक्टली बताता है कि प्रेजेंट सिनेरियो बता देता है आपकी का, तो मॉनिटरिंग टीम होती है, मॉनिटरिंग टीम आपको बताती है। तो ये सारा चीज़ ये चीज़ आपको समझना है सबसे पहले, तो आप समझ गए होंगे ये। अब इसके बारे में मॉनिटरिंग हो गई, अब आपको पता चला कि आपकी मतलब पूरा प्रोडक्शन में सब कुछ सही चल रहा है। अब आपको एक नया फीचर देना है, मान लो कि आपके ऐप में चैट का ऑप्शन नहीं था, तो आपको चैट का ऑप्शन देना है। तो मॉनिटरिंग टीम और रिव्यू के ऊपर आपको पता चला कि आपकी मार्केट डिमांड है कि आपको चैट ऑप्शन भी डालना चाहिए, तो फिर वो वापस से रेस्पॉन्स जाता है मैनेजमेंट टीम के पास। वो क्लाइंट से डिस्कस करते हैं कि हाँ आपको चैट ऑप्शन डालना है नहीं डालना, तो चैट ऑप्शन बोलता है हाँ डालना है, तो फिर उसके अंदर ये वापस ये साइकिल वापस से डेवलप होता है आगे कोड, फिर वो इंटीग्रेट होता है। तो ये सब काम होते हैं एक टीम में, एक बड़े स्केल की कंपनी में। अब यही प्रोसेस है, इसको समझते हैं, इसको समझाऊंगा। अब लास्ट चीज़ हमको ये थोड़ा बहुत समझ में आया होगा कि कंपनी टीम्स कैसे काम होता है, कंपनी में कैसे काम होता है। अब हम लास्ट सीखेंगे कि डेवऑप्स को डिटेल में समझते हैं कि डेवऑप्स में ऐसा क्या है, ये सारी टीम ऐसे काम हो रहा है तो डेवऑप्स की हमको क्या जरूरत पड़ रही है, तो ये चीज़ हम थोड़ा सा समझते हैं। तो हम डेवऑप्स को अब समझते हैं। सो डेवऑप्स को समझने के लिए आपको थोड़ा सा जैसे मैं थोड़ा सा ये बताता हूँ। अभी यहाँ पे जो भी काम हो रहा है ये एक सीक्वेंस में हो रहा है। जैसे मान लो ये कोड प्लान, डेवलप, कोड मैनेजमेंट, तो ये सब एक सीक्वेंस में हो रहा है। सारी चीज़ हमने क्या किया सीक्वेंस में कर दी। ऐसा कुछ भी नहीं है कि हम उसको बैक कर सकें। मतलब जैसे टेस्ट होने के बाद में एक बार कोड टेस्ट हो गया उसके बाद में स्टेजिंग के लिए गया, मतलब ये एक लीनियर वे में हमने किया।
तो ऐसे मॉडल को हम बोलते हैं एक स्ट्रेट लाइन मॉडल या फिर एक सीक्वेंशियल मॉडल है। सेम ऐसा ही जैसे जो सबसे पहले हम जो यूज़ करते थे वो वाटरफॉल मॉडल यूज़ करते थे। जैसे हम एक बार नेट में उसका डायग्राम देखते हैं, क्योंकि अभी हम ज़्यादा डिटेल में नहीं देख रहे उसको। तो ये मान लो वाटरफॉल मॉडल, सो वाटरफॉल मॉडल इमेजेस एक जैसे हमने देखा सीरियल हो रहा है, ऐसे इसमें भी सीरियल होता है। जैसे पानी ऊपर से नीचे, वाटरफॉल मतलब झरना, झरना ऊपर से नीचे ही जाता है। सेम ऐसे ही इसमें माना जाता है कि एक प्रोसेस हो गई तो वो वापस बैक नहीं हो सकती। जैसे एक बार कोड यहाँ पे टेस्टिंग के लिए पहुँच गया तो वो वापस डेवलपमेंट के लिए नहीं पहुँचेगा। अगर उसको पहुँचना है तो वो अगली नेक्स्ट साइकिल में ही पहुँचेगा। ये पूरी साइकिल कंप्लीट होगी, उसके बाद में वापस यहाँ पे पहुँचेगा। तो पहले ऐसे होता था वाटरफॉल मॉडल। जैसे सबसे पहले रिक्वायरमेंट ली, इसको पूरा अच्छी तरह करो। पहले ये रिक्वायरमेंट अच्छी तरह पूरी फिनिश कर लो। ऐसे नहीं कि आपने आधी रिक्वायरमेंट कर ली और उसको प्रोसीड करो। पहले तो एग्जैक्ट सारी रिक्वायरमेंट्स लो, उसका अच्छी तरह एनालिसिस करो, उसकी डिज़ाइन पूरी करो। बीच में आप उसको आगे नहीं प्रोसेस कर सकते। उसके बाद में उसकी कोडिंग पूरी करो, उसकी टेस्टिंग अच्छी तरह करो, उसको बैक नहीं कर सकते ऑपरेशन या मेंटेनेंस। तो इसमें क्या होता था कि एक सीक्वेंस में चल रही है सारी, आप उसको वापस बैक में नहीं कर सकते। अगर आपको बैक करना है तो ये मतलब एक बार ये बिल्कुल लास्ट में पहुंच गया, सारी प्रोसेस हो गई, उसके बाद में वापस से आप स्टार्ट कर सकते हो। तो ये एक वाटरफॉल मॉडल में हुआ था। उसके बाद में और भी मेथोडोलॉजी आई। सो इसमें अपन को मेनली प्रॉब्लम क्या आ रही थी कि सीक्वेंशियली हो रहा है, इससे ज़्यादा टाइम लगता था। मान लो कि हर एक प्रोसेस में आपको 2-2 दिन भी लग रहे हैं, तो इन सारी प्रोसेस को होने में, मतलब एक साइकिल कंप्लीट होने में आपको 2-3 वीक लग जाते हैं, और आपको फिर एरर पता चले तो आपको और टाइम लग रहा है। तो पहले ये वाटरफॉल मॉडल को यूज़ करके महीनों लग जाते थे किसी भी प्रोजेक्ट को करने में। फिर हम इन्हीं चीज़ को जो अभी ऊपर हमने पढ़ी डेवलपर टीम, इनको कुछ ऐसे तरह से अरेंज करें जिससे हमारी क्वालिटी अच्छी हो जाए। तो ऐसा सोचा इंजीनियर्स ने कि कुछ ऐसी तरह से हम इन्हीं टीम्स को कुछ ऐसे अरेंज कर दें कि हमारा काम भी जल्दी हो जाए और साथ में प्रोडक्ट डिलीवरी भी अच्छी हो जाए। मतलब हमारा काम भी जी, वो जो काम कर रहे हैं इतनी मेहनत से ज़्यादा से ज़्यादा दिनों में, वो भी कम हो जाए और डिलीवरी भी फास्ट हो जाए। तो उसके लिए हम क्या करें? तो उसके लिए उन्होंने उसको इन्हीं चीज़ों को थोड़ी अच्छी तरह अरेंज कर दिया। मान लो सबसे पहले मैं वापस रिपीट कर रहा हूँ वही चीज़ें जो हमने अभी की थी। तो ये मान लो कि कोड था मॉनिटरिंग, सबसे पहले मैनेजमेंट, ये था मैनेजमेंट ने का काम ख़त्म। उन्होंने बोला कि हाँ प्रोजेक्ट बनाना है, ये बनाना है सब कुछ, और इन्होंने दे दिया, आगे कर दिया इसको, बस इनका यहाँ पे काम खत्म। अब ये कोड जाता है डेवलपमेंट टीम के पास। तो डेवलपमेंट टीम ने क्या किया? डेवलपमेंट टीम, तो इसको मान लो डेवलपमेंट टीम के पास आपका अब प्रोजेक्ट पहुंच गया। अब वो ये 3 स्टेप कर लेंगे, एक सेकेंड। वो रिसर्च हो चुका है, प्लान, डिज़ाइन और बिल्ड, ये तीनों का काम ये टीम कर चुकी है, डेवलपमेंट टीम कर चुकी है। उसके बाद में उन्होंने वो क्या करती है, उस कोड को भेजती है SCM के पास, मतलब उसको सोर्स कोड मैनेजमेंट वहाँ पे डालती है। तो इसको मान लेते हैं, या फिर कोड मैनेजमेंट लिख देता हूँ मैं यहाँ पे। तो ये कोड अब ये कोड मैनेजमेंट हो रहा है। मैनेजमेंट के पास कोड पहुंचा, कोड डेवलप हुआ, कोड मैनेज हुआ, कोड मैनेज होने के बाद में उसका टेस्टिंग हुआ। तो यहाँ पे मैं लगा देता हूँ टेस्ट। तो अब ये मान लो कि ये काम, यहाँ तक काम, टेस्ट वाला काम, ये ऊपर अभी हमने देखा, ये डेवलप, SCM और टेस्ट, ये तीनों किसका काम था? डेव। तो एक तरह से देखा जाए तो ये किस तरह काम कर रहा है? मैनेज, ये और ये, ठीक है। तो ये वाला मैं मान लेता हूँ एक बार के लिए डेव है, मतलब ये डेवलपमेंट की एक साइकिल हो। इसको मतलब इस तरह अरेंज, अभी हमने क्या किया, इसको एक लूप बना दिया।
इसको हमने एक लूप बना दिया कि क्या होगा, मैनेजमेंट कोड देगी, वो डेवलप करेगा, कोड मैनेज होगा, मैनेज होने के बाद में उसका टेस्ट होगा। अगर टेस्ट सही है तो ठीक है, फेल हुआ तो वो वापस से डेवलपमेंट टीम के पास, वो वापस कोड तैयार करेगा, वापस टेस्ट, फेल होगा तो आगे। तो ये एक तरह से एक लूप बन रहा है। अब ये साइकिल घूम रही है बार बार में, ये चलो आपने ये मान लिया। अब ऐसे ही सेकंड मान लो कि अब कोड जाता है, ये पहली वाली स्टेज कर दिया। अब सेकंड स्टेज में मैं इधर बताता हूँ, इधर मान लो डिप्लॉय या स्टेज भी बोल सकते हो, स्टेज, ये एक ये तीन फिर ये प्रोडक्शन, यहाँ पे मान लो मॉनिटर और फीडबैक, मॉनिटरिंग और फीडबैक। अगर आप इसकी देखो तो ये काम होता है ऑपरेशन टीम का, इन तीनों चीज़ को मॉनिटरिंग करना, प्रोडक्शन पे का मैनेज करना और डिप्लॉय करना चीज़ों को। तो ये वाला काम होता है उसका। तो ये अब मान लो ये डेव का काम था, इधर वाला हो गया ऑपरेशन टीम का, डेवलपर टीम। और जैसे मैंने बताया ये इधर वाला स्टेज, प्रोडक्शन और मॉनिटरिंग, ये तीनों काम किसका था, प्रोड का था। तो ये हो गया ऑपरेशन टीम। सो अब ये दोनों टीम तो थी, अब इन डेवऑप्स में हमने क्या किया, इनके बीच में एक और टीम को एक और कुछ टूल्स को इंटीग्रेट करा दिया, और उस टूल्स को अपने हमने बोला इंटीग्रेशन टूल, इंटीग्रेशन। तो इसके बीच में हमने एक स्टेज लगा दी इंटीग्रेशन, बस हमने एक काम किया और हमारी पूरी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। सो इसको, ये वाली साइकिल को ख़त्म कर दिया और इनको कनेक्ट किया इस तरह। अब कुछ आपको थोड़ा जाना पहचाना सा डायग्राम लग रहा होगा, और इसको मैं पूरा कर देता हूँ यहाँ पे ऑप्स लिख के। अब इसको समझते हैं वापस से। तो हमने पहले ऑपरेशंस का भी काम समझ लिया, डेवलपर टीम का भी समझ लिया। अब इन दोनों को इन्होंने किस तरह किया, प्रोजेक्ट मिला, डेवलप हुआ, कोड, उसके बाद में हमने कोड को सेव किया, कोड को मैनेज किया, वर्जन वाइज मैनेज किया। कोड मैनेज होने के बाद में हम क्या कर रहे हैं, एक बीच की एक टूल है, उसको हम इंफॉर्मेशन दे रहे हैं कि हाँ हमने कोड क्या कर दिया, मतलब डेवलपर टीम उनको इन्फॉर्मेशन देगी इस इंटीग्रेशन टीम को कि हाँ हमने इसको डिप्लॉय कर दिया, इस कोड को हमने गिटहब पे या कोई भी है उस पर डाल दिया। उसके बाद ये इंटीग्रेशन टूल टेस्टिंग टीम को बताती है कि हाँ उनका कोड हो गया डेवलप, मतलब ये टूल होता है मेनली, ये टूल होगा, वो कल हम डिस्कस करेंगे कौन सा टूल होता है। तो इंटीग्रेशन टूल ने कोड मैनेजमेंट बता दिया कि हाँ कोड आपका आ चुका है, कोड डेवलपमेंट टीम ने डाल दिया है। फिर वो टेस्टिंग टीम क्या करेगी, वहाँ से कोड उठाएगी। कोड मैनेजमेंट मतलब एक पर्टिकुलर जगह पे हम कोड रखते हैं, कुछ रेपोजिटरीज होती है जो हम अभी फ्यूचर में देखेंगे। तो वहाँ से टेस्टिंग टीम उसको उठाती है और उस कोड को चेक करती है, और उस कोड को चेक करके उनको मान लो अगर वो कोड फाइन है, अगर ये नो होता है मतलब कोड पास नहीं हुआ, नोट पास, अगर ये कोड पास नहीं हुआ मतलब कुछ एरर आ गई इसमें, तो वो वापस से डेवलपमेंट टीम के पास पहुंच गया। और अगर वो पास हो गया तो वो वापस से इंटीग्रेशन टूल है ना, उसको इन्फॉर्मेशन देगा कि हाँ आपका कोड एकदम सही है, मतलब जो डेवलपमेंट टीम ने हमको कोड दिया है हाँ वो एकदम सही है। अब वो जैसे इंटीग्रेशन टूल को पता चलेगा हाँ इनका कोड सही है, तो वो इसको सेंड कर देंगे डिप्लॉय करने के लिए। सो डिप्लॉय करने के लिए इसको भेज दिया गया। सो अब डिप्लॉय स्टेजिंग हुआ, स्टेजिंग में भी दो कंडीशन आती है, एक तो वो सही है वो कोड, एक हो गया नो, मतलब स्टेजिंग सही से नहीं हुई, स्टेजिंग नहीं हुई, और एक हो गया स्टेजिंग सही हुई, मतलब आपका सर्वर सही काम कर रहा है। तो अगर सही काम कर रहा है तो वो हम उसको प्रोडक्शन के लिए भेज सकते हैं, और अगर वो सही काम नहीं कर रहा तो हम उसको वापस से इंटीग्रेशन टूल को इन्फॉर्मेशन देंगे कि हाँ कुछ ना कुछ गड़बड़ है,
या तो डेवलपमेंट टीम ने कुछ गड़बड़ी की है, उसमें कुछ वर्जन या कुछ भी गड़बड़ी होगी, या फिर ये डिप्लॉयमेंट टीम उस पर और भी प्रोसेस कर सके। तो नो होगा तो वापस इंटीग्रेशन पे जाएगा और दूसरे सर्वर पे डिप्लॉय होगा, फिर वापस फेल हुआ तो वो तीसरे सर्वर पे डिप्लॉय होगा। मतलब अलग अलग कॉम्बिनेशन के साथ वो डेवलपमेंट होगा। तो ये वाली चीज़ होगी यहाँ पे नो होने पे। और यस होने पे तो पता चल गया हाँ सब कुछ सही काम कर रहा है, तो वो प्रोडक्शन के लिए जाने के लिए सही है। और प्रोडक्शन हमारा मेनली इंटरनेट से कनेक्टेड है तो वो है ही। और एक बार प्रोडक्शन पूरा हो गया, मतलब प्रोडक्शन पे काम चला है, तो ये मॉनिटरिंग टूल क्या करता है, ये डिप्लॉय और प्रोडक्शन इन दोनों को मॉनिटर करता है कि हाँ हम कितनी रिसोर्सेज यूज़ हो रही है, कितना ट्रैफिक आ रहा है आपके सर्वर्स पे, ये सब ये मॉनिटर करेगा। और उसका मतलब उसका फीडबैक्स को भी देखेगा वो मेनली, और उसको देगा वो वापस से मैनेजमेंट टीम को, यहाँ से वो मैनेजमेंट टीम को देगा। तो एक तरह से हमने क्या किया, वो पुरानी वाली चीज़ों को एक कुछ इस तरह अरेंज किया कि अब वो एक लूप में होने लग गई। पहले क्या होता था कि बैक नहीं जा रहा था, अब क्या होगा, डेवलप कोड मैनेज हुआ, इंटीग्रेशन के बाद पता चला। अब इंटीग्रेशन टूल है ना, यही मेन मैनेज कर रहा है इन सबको, कि वो सबको इन्फॉर्मेशन दे रहा है कि यहाँ से कोड आ गया, यहाँ से नहीं आया। तो ये इंटीग्रेशन टूल है ना, ये पूरा मैनेज करता है एक पूरी डेवलपमेंट साइकिल को। अब इससे क्या हो गया कि बीच का कन्फ्लिक्ट्स है ना वो ख़त्म हो गए। पहले ऑपरेशन टीम में कन्फ्लिक्ट्स आ रहे थे कि ये बोल रहा है कि मतलब डेवलपर टीम ने तो बोला कि हमने 2 दिन पहले ही कोड है ना ऑपरेशन टीम को दे दिया। अब ऑपरेशन टीम वाले को पता ही नहीं, कुछ भी कारण से, मतलब उनको पता तो है लेकिन उनके कुछ एरर आ गई, वो उन डेवलपर टीम को नहीं समझा पा रहे, क्योंकि डेवलपर टीम वालों को ऑपरेशन टीम के बारे में कम पता है और ऑपरेशन वालों को डेव की टीम, तो इन दोनों के बीच में कन्फ्लिक्ट होता था। तो अब इंटीग्रेशन टूल है ना, वो मेनली हर एक चीज़ का खबर रखता है, हर एक स्टेप की खबर रखता है। तो वो जो भी रिक्वायरमेंट होती है उसके हिसाब से जो भी रेस्पॉन्सिबल टीम होती है उनको ईमेल कर देता है कि हाँ आपके इस कोड में यहाँ पे एरर आ रही है, आप इसको सुधारो। तो मेनली थोड़ा सा बेटर अप्रोच हो गई पुराने वाले से। ये आपको अभी थोड़ा सा कम कंफ्यूजिंग लग रहा होगा, जैसे जैसे हम इनके टूल्स के बारे में पढ़ेंगे फिर आपको और ज़्यादा क्लियर होगा। तो इससे डेव और ऑपरेशन इनके बीच का थोड़ा सा जो ब्रिज था ना पहले, उनके बीच का कॉन्फ्लिक्ट था वो बहुत कम हो गया। अब क्योंकि ये काम क्या हो रहा है, ये इंटीग्रेशन एक टूल है, तो ये टूल होगा मतलब एक मशीन या कोड, एक टूल मतलब एक एप्लीकेशन है। तो एप्लीकेशन कभी थकती नहीं है, तो मतलब मेनली ये 24 घंटे काम करेगी, 24 घंटे काम करेगा। तो ये जो कंटिन्यूस इंटीग्रेशन और कंटिन्यूस डिलीवरी हो रही है CI/CD, तो वो कभी टूटेगी नहीं और आपकी प्रोडक्ट की डिलीवरी फास्ट भी होगी और 24 घंटे मैनेज रहेगा आपका। तो ये एक बेटर अप्रोच हो गया। तो ये हो गया डेवऑप्स के बारे में। आई थिंक थोड़ा बहुत आपको क्लियर हुआ होगा। बाकी हम जैसे जैसे अभी आगे बढ़ते जाएंगे, जैसे जैसे सीखते जाएंगे, अभी आपने टूल्स के बारे में नहीं सीखा ना, टूल्स मतलब प्रैक्टिकली कुछ भी नहीं किया, इसलिए थोड़ा सा कंफ्यूजिंग लग रहा है। जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे उसको और अच्छी तरह समझेंगे। सो थैंक यू गाइज, आई होप यू लाइक दिस वीडियो। सो अगर आपको अच्छा लगे तो पक्का सब्सक्राइब और लाइक करना। थैंक यू गाइज।